दिल्ली ने आज से पहले लूट का इतना बड़ा खजाना कभी नहीं देखा था। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम मलिक काफूर, जो दक्षिण में अटैक करने के लिए गया था, और 1311 में जब वो दिल्ली लौटा तो उसके पास में 20,000 से ज्यादा घोड़े, 600 से ज्यादा हाथी और 96,000 मण सोना लेकर वो दिल्ली में आया। एक मण का अर्थ सामान्य तो होता है 40 किलो। हालांकि इसको अलग अलग भागों में भी विभाजित कर दिया जाता है, कच्चा मण और पक्का मण। कुछ जगह 30 किलो भी अर्थ होता है, कुछ जगह 50 किलो भी अर्थ होता है, लेकिन सामान्यतः एक मण का अर्थ 40 किलो से लिया जाता है। जब आप 96,000 मण सोने को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 लाख किलोग्राम के लगभग यह सोना आता है। यह लूट का सोना इतना ज्यादा था कि खुद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। दिल्ली की जो आम जनता थी, उस आम जनता की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि आज से पहले जब कभी भी उन्होंने लूट मार की थी, मंदिरों को तोड़ा था, मूर्तियों को तोड़ा था और आम जनता से जब पैसा लूटा था, भले ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजपूताना में अलग अलग अभियान चलाए गए, जैसलमेर में, जालोर में, चित्तौड़ में, रणथंबोर में, सिवाना में, और वहां से भी जो दौलत प्राप्त की हो, दक्षिण में ये जो अटैक किया था, जहां मंदिरों को तोड़ा गया, शिवलिंग के टुकड़े किए गए, वहां के राजाओं को लूटा गया और इतना बड़ा खजाना पहली बार अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। अब वो जब भी अटैक करता, उसको जमीन नहीं चाहिए थी, उसको चाहिए था सोना। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम मलिक काफूर, जो एक हिजड़ा था, जिसको 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी की फौज गुजरात गई थी, वहां से खरीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए इसको 1000 दिनार भी कहा। कैसे एक गुलाम अलाउद्दीन खिलजी का, उसकी सेना का बहुत बड़ा कमांडर हो गया, गुलाम से लेकर मलिक नायब की पोस्ट तक पहुंच गया, यानी कि उप सुल्तान के पद तक वो पहुंच गया। या अगर मैं कहूं तो सुल्तान तो केवल बीमार था और एक सहमति के लिए बैठा रहता था, वास्तविक सत्ता इस मलिक काफूर के हाथों में थी। कैसे ये मलिक काफूर एक गुलाम से अलाउद्दीन खिलजी का चहेता बन गया, अलाउद्दीन खिलजी जो इसके प्यार में पागल हो गया। जैसा बर्नी लिखता है अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में, बर्नी जो स्वयं उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था, और ये जो किताब है तारीख फिरोज शाही, इसमें तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के आरंभिक लगभग 5 या 6 वर्षों तक की जानकारी हमको मिलती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे मलिक काफूर के दक्षिण के अभियानों की। शुरुआत करते हैं 1299 ईस्वी से। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक करने के लिए अपनी फौज भेजी, अलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। यह फौज गई और इसने गुजरात के शासक राजा कर्णदेव सेकंड पर अटैक किया। उनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। जैसा ये आमतौर पर किया करते थे, लूटमार करना, कत्लेआम करना, ऐसा ही वहां पर किया गया। अनहिलवाड़ा में अनहिलवाड़ा को लूटा गया। इनका टारगेट था अब बंदरगाह, जो गुजरात के खंबात में स्थित था। उस बंदरगाह पर अधिकार करना इनके लिए आवश्यक था, क्योंकि यहां से जो अंतरराष्ट्रीय जो मार्ग थे, समुद्री मार्ग, उस पर अलाउद्दीन खिलजी अपना कंट्रोल करना चाहता था। तो उस बंदरगाह पर भी बहुत ज्यादा लूटमार की गई, उसको भी लूटा गया। राजधानी अनहिलवाड़ा को भी लूटा गया। जब ये सारी कार्यवाही हो रही थी, गुलामों की अलग अलग मंडियां लगा करती थी। मतलब मान लीजिए आपके पास में अगर कुछ व्यक्ति हैं, वो आपके गुलाम हैं, अब उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, 100, 200, 500, 1000, तो वो गुलाम आपके लिए एक मशीन की तरह है।
उसको आप खरीद सकते थे, बेच सकते थे। मतलब आज जो हम बात करते हैं मानवाधिकार की, ऐसा कुछ नहीं था पहले। तो गुलामों की एक मंडी लगी हुई थी और उन्हीं गुलामों में से एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक काफूर। हालांकि यह हिजड़ा था, मूल रूप से हिंदू था, लेकिन बाद में इसको खरीदा गया और इसका धर्म परिवर्तित करवा दिया गया था, इसको मुस्लिम बना दिया गया था। तो जो नुसरत खां है, जब वो लूट मार कर रहा था और इस गुलाम मंडी की तरफ गया तो उसकी नजर इस व्यक्ति पर पड़ी, मलिक काफूर। उसने जब इससे बात की तो वो खुद भी, जैसा इतिहासकार लिखते हैं, कि वो इसकी हाजिर जवाबी से बहुत प्रसन्न हुआ और इसके अलावा इसके शारीरिक सुंदरता से वो भी बहुत आकर्षित हुआ। पता नहीं क्यों जगह जगह बार बार ये बात लिखी गई है कि इसके शरीर में एक आकर्षण था, शायद इसीलिए बर्नी आगे लिखता है कि सुल्तान इसके प्यार में पागल हो गया था। खैर, नुसरत खान ने इसके मालिक से कहा कि ये गुलाम मुझे चाहिए। उसने इसकी कीमत बताई 1000 दिनार। आसिफ ख्वाजा इसका मालिक था। आसिफ ख्वाजा ने कहा कि ये गुलाम बहुत अच्छी कोटि का गुलाम है, इसलिए इसके लिए तुमको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, और 1000 दिनार देकर और इस गुलाम को खरीद लिया गया। जो मुस्लिम स्रोत हैं उसमें इसको अल अल्फी कहा गया है। इसके अलावा 1000 दिनारी भी कहा गया है। इस गुलाम को जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने ले जाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी को भी ऐसे ही लोगों की तलाश थी, क्योंकि अलाउद्दीन को अगर अपनी सत्ता लंबे समय तक बनाई रखनी थी तो उसके लिए ऐसे लोगों की तलाश थी जिनका ना कोई समाज हो, ना कबीला हो, ना परिवार हो, और जिनका अस्तित्व केवल सुल्तान के इच्छा पर निर्भर करता हो। अगर वो सुल्तान के विश्वास पात्र हैं तो उनका अस्तित्व रहेगा, और अगर सुल्तान के विश्वास पात्र नहीं है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि उस समय जो तुर्क अमीर थे और बाकी के जो अमीर थे उनमें गुटबाजियां थी और खिलजी वंश के प्रति घृणा थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को ऐसे लोगों की तलाश रहती थी जिनका कोई कबीला, परिवार या समाज ना हो, ताकि यह गुटबाजी से बचा जा सके और सत्ता का सुख लंबे समय तक भोगा जा सके। हालांकि बर्नी जब यह कहता है कि सुल्तान इसके प्यार में पागल हो चुका था और इसके संबंध में 3 शब्द यूज में लेता है जो पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया। एक तो कृतघ्न यानी एहसान को ना मानने वाला, इसके अलावा सोडोमाइट यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाला, और इसके अलावा नीच यानी कि श्रेष्ठ कुल से ना होने के कारण। और इसी के कारण जो इतिहासकार ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसके साथ में यौन संबंध बना चुका था, वो इसी बर्नी के स्रोत के आधार पर कहते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार इसके संबंध में यह कहते हैं कि बर्नी स्वयं जो एक ऊंचे कुल से था, वो एक गुलाम को इस प्रकार से ऊंचे पद तक पहुंचते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसके द्वारा इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया इस मलिक काफूर के संबंध में। वो अपना एक दूसरा तर्क ये देते हैं कि सुल्तान का प्रिय इसलिए बन गया था क्योंकि इसमें अपनी योग्यता थी, इसने अपनी योग्यता को साबित किया, भले ही मंगोलों के खिलाफ या इसके अलावा दक्षिण में इसने जो अभियान चलाए, वारंगल का अभियान हो या फिर पांड्य साम्राज्य के विरुद्ध हो, होयसल के विरुद्ध हो या देवगिरी का अभियान हो, यह अभियान चलाकर इसने अपनी योग्यता को सिद्ध किया, इसलिए सुल्तान का यह चहेता बन गया। हालांकि इस बात से इतिहासकार नहीं नकारते कि सुल्तान के और इसके जो हैं वो संबंध थे। सुल्तान के द्वारा इसको बारबेक और रापरी की इक्ता का अधिकार दिया गया। बारबेक मतलब जो दरबार होता था उसके मैनेजमेंट का अधिकार इसको दे दिया गया। रापरी की इक्ता मतलब रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड इसको पावर दे दी गई। अब जब एक गुलाम का कद इस प्रकार से बढ़ रहा है तो जो तुर्क अमीर हैं उनके मन में जो पहले से ही खिलजी वंश के प्रति घृणा थी और एक गुलाम का कद इस प्रकार से बढ़ रहा है उसके प्रति भी एक घृणा थी, तो मलिक काफूर के लिए आवश्यक था कि यह अपनी योग्यता को सिद्ध करे। इसको मौका मिलता है 1306 ईस्वी में। हालांकि मंगोल लगातार अटैक कर रहे थे और 1297 से और 1305-6 ईस्वी तक चगताई खान ने कई बार सेना भेजी। जफर खां, अलुग खान ने उनका मुकाबला किया, लेकिन 1306 ईस्वी में जब काबक खां के नेतृत्व में सेना आई, मंगोल सेना, तो मलिक काफूर ने न केवल मंगोलों को पराजित किया, उनका जो ये सेनापति था काबक, जिसको दुआ खान ने भेजा था, उसको बंदी बना लिया
और मंगोलों के खिलाफ छापे इसने मारे, अफगानिस्तान तक इसने छापे मारे उनको पकड़ने के लिए। इसके कारण दरबार में इसका कद और ज्यादा बढ़ गया, और जो तुर्क अमीर इसका विरोध कर रहे थे उनको देने के लिए अब इसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी उनको जवाब देने के लिए, क्योंकि मंगोलों के खिलाफ इस युद्ध अभियान में जिसमें उनके सेनापति काबक को पकड़ लिया गया था, इसने अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अब एक बड़ी लूट की चाहत में इसको भारत के दक्षिणी क्षेत्र में भेजा, और 1308 ईस्वी में इसने एक अभियान चलाया देवगिरी का। देवगिरी जिसको दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 1308 में इसने अटैक किया और वहां के शासक रामचंद्र देव को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर ये रामचंद्र देव को दिल्ली लेकर गया, और स्वाभाविक है जो खजाना था वो खजाना वहां से लूटा गया। जब दिल्ली लेकर गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्वभाव के विपरीत रामचंद्र देव को 1 लाख टंके दिए सोने के, और इसके अलावा एक कोई जागीर भी दी। इसका उद्देश्य सिंपल था कि अलाउद्दीन खिलजी अब भविष्य में दक्षिण की तरफ और अभियान चलाना चाहता था, और उसको यह पता था कि वहां दिल्ली में बैठकर वो दक्कन पर या दक्षिण के क्षेत्र पर प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं रख सकता। तो उसको ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो सुल्तान के वफादार बने रहे, या सुल्तान जब उस क्षेत्र में अभियान भेजे तो रसद सामग्री वगैरह उपलब्ध कराएं, और भी जो आवश्यक हेल्प है वो हेल्प उसको उपलब्ध करा दें। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रामचंद्र देव को सम्मानित किया गया, वापस जीवित छोड़ दिया गया, और 1 लाख सोने के टंके दिए गए। अगला जो अभियान था वो था 1309-1310 में, यह था वारंगल के काकतीय साम्राज्य के विरुद्ध। वहां पर जब मलिक काफूर गया तो वहां होयसल वंश का अधिकार हुआ करता था, और वहां का जो किला था वो दोहरी प्राचीर से कवर था, मतलब बाहर जो है वो डबल दीवार बनी हुई थी। एक तो बाहर की तरफ मिट्टी की दीवार और उसके अंदर पत्थर की दीवार थी। और इसामी और अमीर खुसरो जैसा बताते हैं कि अंदर की जो दीवार है वो बहुत ज्यादा चिकनी थी। उसके संबंध में लिखते हैं कि उस पर चींटी भी नहीं चढ़ सकती थी। आगे लिखा जाता है कि ये मलिक काफूर अपने साथ में कुछ हथियार लेकर गया था, मंजनीक और अर्रादा, कि किले की जो बाहर की दीवार होती थी उन दीवारों को तोड़ने के काम में आते थे इस प्रकार के हथियार। तो बाहर की जो दीवार थी वो मिट्टी की थी, उस मिट्टी की दीवार को तोड़ दिया गया। और वहां के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव स्वयं समर्पण करने के लिए नहीं आए थे। प्रताप रुद्रदेव ने प्रतीकात्मक रूप से समर्पण किया, अपनी सोने की एक मूर्ति भेजी जिसमें सोने की बेड़ियां बंधी हुई थी। इसका अर्थ यह था कि मैं समर्पण करता हूं। मलिक काफूर ने वहां पर बहुत लूटा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने यही कहकर भेजा था कि अब हमको जमीन नहीं चाहिए, अब हमको खजाना चाहिए। काफूर को यहां से बहुत सारा खजाना मिला, और जैसा 18वीं सदी का एक इतिहासकार हुआ है खफी खां के द्वारा लिखा गया है, वो जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो मलिक काफूर ने यहीं से लूटा था। और इसके अलावा यहां से 100 हाथी, 7000 घोड़े और बहुत बड़ी मात्रा में सोना चांदी ये सब लूटा गया। हालांकि आगे चलकर ये मलिक काफूर जो पांडे साम्राज्य है दक्षिण वाला, इसके अलावा जो होयसल साम्राज्य है, उनको लूटकर जब ये जाता है तो इतना सोना लेकर जाता है कि दिल्ली में ये बताया जाता है उस समय सोने की कीमत चांदी की कीमत से कम हो गई थी। खैर, इसने देवगिरी को जीत लिया। देवगिरी के बाद इसने वारंगल में काकतीय साम्राज्य को पराजित किया। अब इसका अगला टारगेट था द्वार समुद्र जो वर्तमान कर्नाटक का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को वर्तमान में हलेबिदु कहा जाता है। होयसल वंश का यहां पर शासन था, और यहां के शासन थे, होयसल राजा थे बल्लाल देव थर्ड। मलिक काफूर ने यहां पर अटैक किया, बहुत तेजी से अटैक किया, और इसमें देवगिरी की हेल्प मिली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये सोचकर छोड़ा था कि आगे चलकर हमको देवगिरी से हेल्प मिलती रहेगी, इसीलिए जीवित छोड़ दिया जाए, तो देवगिरी के शासक ने यहां पर मलिक काफूर की इस अभियान में द्वार समुद्र पर जो अटैक किया गया था इसमें सहायता की। द्वार समुद्र के शासक से गलती यह हुई कि वो इस समय जो पांड्य वंश है वहां पर अटैक करने में बिजी था, और मलिक काफूर ने इस बात का फायदा उठाया कि शासक अपनी राजधानी में उपस्थित नहीं है, और बहुत तेजी से जब वहां उसने अटैक किया तो बल्लाल थर्ड के पास में कोई ऑप्शन नहीं था आत्मसमर्पण के अलावा, और बल्लाल थर्ड ने
आत्मसमर्पण किया और मलिक काफूर ने यहां से बहुत सारा पैसा लूटा। आगे चलकर मलिक काफूर जाता है पांड्य वंश की तरफ, जो मदुरई का जो क्षेत्र है, जिसको मुस्लिम इतिहासकार माबार बोलते हैं, वैसे ये पांड्य वंश है। वहां के शासक की डेथ हो चुकी थी और शासक की डेथ के बाद में उसके जो पुत्र थे वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई थी। मलिक काफूर ने उनकी इस फूट का फायदा उठाया और वहां पर जब अटैक किया तो अटैक करने के बाद न केवल उस क्षेत्र को जीता बल्कि वहां के मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, शिवलिंग के टुकड़े किए, उनको हाथियों पर लादा गया। जैसा हम ये भी देखते हैं कि जब सोमनाथ पर अटैक किया था और जब ये जालोर वाले मार्ग से जा रहे थे तो जालोर के शासक थे कानड़देव चौहान, और कानड़देव चौहान को जब ये जानकारी मिली थी कि इस प्रकार से ये कोई शिवलिंग के टुकड़े लेकर जा रहे हैं और इन टुकड़ों को दिल्ली में बांटा जाएगा ताकि कसाईयों के द्वारा इनके टुकड़ों, इन हिस्सों से मांस तोला जा सके, तो कानड़देव चौहान ने अपने सेनापति को भेजा कि जाओ इन पर अटैक कर दो। और ये जो गुजरात से लूट कर लाए थे कानड़देव चौहान ने, इनको लूट लिया था। खैर, पांड्य साम्राज्य को पराजित किया गया और मदुरई के जो मंदिर थे, चिदम्बरम के जो मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ा, उनकी छतों को उखाड़ लिया गया, जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों के टुकड़े कर लिए गए और फिर उनको हाथियों पर लाद कर और दिल्ली ले जाया गया। यह संयुक्त रूप से इतनी बड़ी लूट थी, भले आपका वारंगल का क्षेत्र हो, द्वार समुद्र का क्षेत्र हो, मदुरई का क्षेत्र हो, संयुक्त रूप से इतनी बड़ी यह लूट थी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हाथी, 20,000 घोड़े और 96,000 मण सोना, यानी कि जैसा मैंने आपको आरंभ में बताया कि यह सोना इतना था, लगभग अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 38 लाख किलोग्राम से ज्यादा होता है। और अलाउद्दीन खिलजी और उस समय दिल्ली की जनता के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में सोना पहले नहीं देखा गया था और सोना इतना ज्यादा हो गया था दिल्ली में कि उसकी कीमत चांदी से भी कम हो गई थी। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में देखते हैं कोई नया टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद।